एजुकेशन पार्टनर GAV एक्सपीरियंस है युवा सोच और सियासत। युवाओं की भागीदारिता राजनीति में बढ़नी चाहिए, ये बात लगातार उठती है। युवा किस तरीके से राजनीति में, जो युवा आए हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, इनका विजन क्या है, किस तरीके से अगली पीढ़ी को या आने वाले अपने साथियों को ये क्या राय देना चाहते हैं, उसी पर अगला सेशन है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा पवन खरखौदा, बीजेपी से विधायक हैं, और इसके साथ साथ इंदुराज नरवाल साहब कांग्रेस से विधायक हैं, आपको भी, और अपने दो युवा साथियों को ही इस सत्र का संचालन करने के लिए मैं मंच पर बुलाऊंगा, साक्षी और साहिल। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया विपिन जी। और क्योंकि युवा सोच की हम बात कर रहे हैं और हमारे बीच दो युवा विधायक दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों से मौजूद हैं। पवन खरखौदा जी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार चुनकर विधानसभा तक पहुंचे हैं, और इंदुराज नरवाल जी हमारे बीच कांग्रेस से मौजूद हैं, युवा विधायक हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं, अपने हलके का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरुआत करते हैं क्योंकि साहिल भी मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। साहिल, पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में 40% युवा पहुंचे हैं। इंदुराज जी और पवन जी, 40% पहली बार चुनकर युवा सोच इस बार विधानसभा में पहुंची है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। पवन, हाँ जी। बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी जो है वो सबसे अहम मानी जाती है, जिस तरीके से युवा को बेहतर समझ सकता है, जिस तरीके से विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, तो तमाम तरह के मुद्दे जो हैं युवा विधायकों की ओर से, युवा सांसदों की ओर से उठाए जाते हैं। चाहे पवन खरखौदा जी की बात कर ली जाए, इंदुराज नरवाल जी की बात कर ली जाए, तो तमाम तरह के मुद्दे जो हैं इनकी ओर से उठाए जाते हैं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे लूंगा पवन जी, जिस तरीके से सरकार के 100 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो किस तरीके से जो है सरकार की ओर से काम जो है वो किया गया, और क्या कौन सी वो बड़ी योजनाएं हैं जिन पर सरकार की ओर से इंप्लीमेंट जो है वो किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है, और वो कहते हैं कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, संकल्प पत्र के एक एक वादे को पूरा करके दिखाएंगे। और जहां तक 100 दिन के कार्य की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 18 संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का काम किया है। चाहे हमारे युवाओं के साथ नौकरी देने की पारदर्शिता की बात हो, चाहे हमारे डायलिसिस की फ्री करने की बात हो, चाहे आपका 24 फसलों पर MSP की गारंटी देने की बात हो, चाहे हमारी उन माताओं बहनों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, उसका भी लगभग 13 लाख परिवारों को उसका लाभ मिल रहा है। तो ऐसी काफ़ी अनेकों योजनाएं हैं। चाहे हमारी ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे किसी अन्य और प्रोजेक्टों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में अपने संकल्प पत्र के 18 वादों को पूरा करने का काम किया है। बिल्कुल पवन जी, और इंदुराज नरवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंदुराज जी, सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जितने भी काम उन्होंने किए हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं अलग अलग सार्वजनिक मंचों से। विपक्ष किस तरह देखती है सरकार अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में कितने नंबरों से पास हो पाई? देखिए, जो 100 दिन सरकार के काम की बात कही, जो सरकार के लीडर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, बड़े बड़े गुणगान करते हैं, लेकिन 100 दिन की सरकार में पूरी तरह से फैल रही है। इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि मैंने 25,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की, लेकिन आपने देखा पहले 5 साल से किसी भी युवा को रोजगार देने का काम नहीं किया गया, और भर्तियाँ हमेशा इनकी लटकी रही। और जब 25,000 युवाओं की नौकरी की बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े ढोल पीटने का काम किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि 5 साल में जो 25,000 युवाओं की बात की गई, अगर सही फेर युवा का हो गया, जिसको बिल्कुल बेरोजगार थे, उनको करीब 8,500 नए युवाओं को भर्ती करने का काम सरकार ने किया है। लेकिन इंदुराज जी, सरकार ने एक और बात ये भी कही कि जिन 25,000 युवाओं को अपनी शपथ के साथ ही उनकी नौकरियां दी गई सरकार के द्वारा, वो पहले ही दे दी जानी थी, लेकिन तब आचार संहिता लगी और कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि कोर्ट तक कांग्रेस चली गई और रिजल्ट आउट नहीं होने दिया कि आचार संहिता लग गई, अब रिजल्ट नहीं आउट हो सकता। कितनी सत्यता है इस बात? देखिए, नाच ना आंगन टेढ़ा, जब आपकी करने की नीयत नहीं हो, जब आप दूसरों के आरोप लगाना, तो आसान ही बात है। 5 साल किसी ने नहीं रोका,
10 साल लगातार सरकार रही बीजेपी जी। की, और खासकर मैं हरियाणा के युवा के साथ तो बड़ा धोखा और षड्यंत्र हुआ है। आप देखना सी और डी ग्रुप में जब बात आए, जब बीए, बीएमएससी, एमए जो हमारे युवा हैं उनको डी ग्रुप में भर्ती कराया जाता है, और जब ए, बी और सी, बी की ग्रुप की नौकरियां निकलती हैं, जब पता नहीं गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से कहां से आ जाते हैं युवा। अगर मैं हरियाणा प्रदेश की युवा की बात करूं तो आज देश में सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई युवा है तो हरियाणा प्रदेश का है। आप जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आए, जब आप देखना हरियाणा प्रदेश का युवा इस देश में सबसे 1 नंबर पे आने का काम करता है। लेकिन जब बी ग्रुप और ए ग्रुप की नौकरी लगाने की बात आए तो जब हरियाणा के नहीं बाहर के युवा लगते हैं। उसके उदाहरण के तौर पर आपने मैं बताऊं, बिजली बोर्ड में एसडीओ लगाई। पवन जी, जवाब देखिए, मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा, क्योंकि इन्होंने शेरो शायरी की है ना, तो उसका जवाब उसी में देना पड़ेगा कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संघर्ष से, नई ऊर्जा से, कांग्रेस की तो 15 साल से हरियाणा में दुकान बंद कर रखी है, और भारतीय जनता पार्टी नए लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रही है और 5 साल में इतने विकास कार्य करेगी कि 2029 में फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। क्योंकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं, और लोगों ने हरियाणा में भी फैसला करके दिखा दिया, और दिल्ली का भी आपके समक्ष सारा उदाहरण है कि ये वहां पे अपना मीटर में जीरो चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से आरोप जो है वो बीजेपी के विधायक है, तमाम मंत्री लगाते रहते हैं इंदुराज नरवाल जी की, आपकी सरकार में पहले जो है नौकरियां बेची जाती थी, हमारी सरकार में जो है पारदर्शिता के आधार पर नौकरी जो है वो दी जा रही है, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। तो अभी भी पवन जी ने भी कहा कि जिस तरीके से बेचते थे नौकरियां, तो इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, ये कहते हैं बिना पर्ची और बिना खर्ची, लेकिन हरियाणा प्रदेश ने और देश ने तमाशा देखा। यहाँ खर्ची नहीं चलती, यहाँ सूटकेस भर के नोटों के लिए जाते हैं। आपने देखा एचपीएससी के वो मेंबर उस ऑफिस में करोड़ों रुपए पकड़े गए रंगे हाथों, और वो सरकार वो भी बात करते हैं कि हमें बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी देते हैं। सूटकेस लेके ये नौकरी देते हैं और पर्ची आती है किसी दिल्ली से। पर सरकार कहती है वो हमने ही तो पकड़वाया है। नहीं सर, ये तो कोई बात थोड़ी है। सरकार ने पकड़वा दो, वो फिर एचपीएससी का जो चेयरमैन था जो पकड़ेगा दोबारा से फिर सरकार में सत्ता भोग रहा है। अगर सच्चाई है तो उसको दोबारा से फिर सरकार की मिठाई खिलाने का क्या? जो अधिकारी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया, और जिस तरीके से अब वो अभी तक जिस तरीके से जो बाकी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके की सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने तो कार्रवाई की है, जो भ्रष्टाचार करने वाले थे उन पर जो है सख्त एक्शन लेने का काम किया, लेकिन आपकी सरकार के दौरान जो है वो जो है रोहतक से जो है नौकरियां बांटी जाती थी। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो लगते रहते हैं इंदुरा जी। देखिए, जब हमारी 10 साल की सत्ता थी, इस हरियाणा प्रदेश का विकास पुरुष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। आपने देखा हरियाणा प्रदेश में अगर हम माड़ा से शुरू हो जाओ और पलवल तक चले जाओ, उधर सिरसा चले जाओ, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, इतने कॉलेज बनाए, पीजीआई बनाए। इस हरियाणा प्रदेश की जो सत्ता फिलहाल बीजेपी की है, एक किसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, और इनका एक संकल्प है, जो कहते हैं वो तो करते हैं नहीं। ठीक है, अच्छी बात है कि आप दोनों ही युवा विधायक हैं, और युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होता है नौकरी, और आप दोनों ही नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो अगर नौकरियों की बात आती है तो भर्ती रोको गैंग का जिक्र ज़रूर होता है। कैसे, क्योंकि सरकार भी बार बार कहती है कि एक गैंग बना हुआ है, भर्ती रोको गैंग बना हुआ है, कि कोई भी भर्ती आती है हाई कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट कचहरी में फंस जाती है। सालों साल जो पास हुए कैंडिडेट्स भी होते हैं या तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, किसी की एज निकल जाती है, तो तमाम ऐसी दिक्कतें जो हैं जिनसे युवाओं को रोजाना 2-4 होना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके के आरोप लगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत कर दी गई, रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया। देखिए, जिसकी नीयत नहीं हो, नीयत में खोट, उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हरियाणा में बेरोजगारी, आज हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, देश की बात करें, तो बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 हरियाणा है। और बड़ा दुख होता है इस बात को कि हम देश की राजधानी के 3 तरफ हरियाणा है, और इस हरियाणा प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, और यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और फिर सरकार पीठ थपथपाती है कि हम रोजगार देने में।
अगर कहाँ की संकल्प की बात करें, 2 लाख सरकारी वैकेंसी आज खाली है, वो कब कहाँ कब भर्ती करेंगे, आज तक तो कोई वैकेंसी निकली नहीं। इंदुरा जी, जिस रिपोर्ट में हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया जाता है, सरकार ये कहती है कि वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही संचालित एक जो है वो एजेंसी है। पवन जी, देखिए, कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो अपनी गलती को मानते नहीं, कि उम्र भर करता रहा गालिब एक ही गलती, कि धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। अरे 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो 50 साल का तो जवाब दें। वो हमारे से 10 साल का हिसाब मांगते हैं। जब हमारे विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग हिसाब मांगो यात्रा निकाल रहे थे, अगर कोई इनसे पूछने वाला हो कि जिन आप हाईवे से, केएमपी से, केजीपी से आप यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। और मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि हुड्डा साहब ने केवल चौधर के नाम पे हमारे सोनीपत को यूज किया, लेकिन जब मान सम्मान देने की बात आती थी तो वैसे तो कहते थे कि भाई एक मेरी आंख रोहतक है और दूसरी मेरी आंख सोनीपत है, लेकिन जब सोनीपत को मान सम्मान देने की बात आती थी तो उस आंख को बंद कर लेते थे। लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का बनाने का खरखोदा में लगाने का काम किया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार देने का काम खरखोदा की धरती से होने जा रहा है। नियम और नीति और नीयत जिसकी होगी वही आगे बढ़ सकती है, चाहे पार्टी हो, चाहे परिवार हो, चाहे संगठन हो। जिसमें 5 चीजें होंगी उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। काम, कलम, कशिश, कर्तव्य, कर्मठता। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये 5 चीजें हैं। बिल्कुल। युवा सोच और सियासत, पवन जी, आज का हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि युवाओं की भागीदारी सियासत में कितनी ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि विधानसभा में भी इस बार कई युवा चेहरे निकल कर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति के साथ जुड़ना कितना जरूरी है? देखिए, जहां तक युवाओं की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में ही लोग सोच सकते हैं आगे बढ़ने की, नहीं तो कांग्रेस की एक परिपाटी रही है कि एक बार जिसको टिकट दे दिया उसकी टिकट की रजिस्ट्री हो जाती है। आपने देखा होगा हरियाणा में कि 3-3 बार, 4-4 बार उन्हीं को टिकट दी गई। तो लेकिन अगर कोई अंतिम व्यक्ति के बारे में कोई सोच सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। पवन जी, एक भाई भतीजावाद का मुद्दा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में बहुत भाई भतीजावाद है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी भी भाई भतीजावाद से अछूती नहीं है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, लेकिन जहां कोई उपयुक्त कोई चेहरा नहीं होगा तो वहां किसी न किसी को तो चुनाव लड़वाना पड़ेगा, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए। लेकिन भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद तो वो कांग्रेस की देन है और सभी लोग इससे परिचित हैं। लेकिन अगर बीजेपी कर रही है तो ठीक मानते हैं आप? बीजेपी कहाँ क्या करिए, आप बताइए। इंदुरा जी, आप उदाहरण बताइए, हम उसका जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो विधायक जी ने जिक्र किया सोनीपत जिले का, मेरा गृह जिला है, हल्का बड़ौदा का। धन्यवाद है कि मैं दूसरी बार विधानसभा में भेजा। विधायक जी शहर सारे में ज़्यादा ध्यान है, लेकिन अगर सोनीपत की विकास की बात करें तो विकास अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। अगर यूनिवर्सिटियों की बात करें तो 5 यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने सोनीपत में बनवाने का काम किया। और जिस IMT में मारुति की फैक्ट्री लगाने खरगोदे की बात करी, वो भी अगर किसी ने फैक्ट्री लगवाने का काम किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। उन्होंने वहाँ IMT बनाई, जमीनी क्वायर की। और 2014 में जो मारुति सुजुकी के मालिक हैं, जापान में मीटिंग हुई। बीजेपी ने तो जवाब देना चाहिए आज इस मंच पे कि 10 साल से इस प्रोजेक्ट को लटका के रखा जाने पूछ गए। अब कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के शरीर नहीं चले थे। आप एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज का नाम बताएं कि सोनीपत में बीजेपी की 10 साल की सरकार ने बनाए हो। मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे वहाँ बीजेपी का जब इलेक्शन हुआ, हमारा मध्यावधि चुनाव, वहाँ बड़ी बड़ी बातें भी करके आए थे। जनता पुटाना की यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी, लेकिन आज तक जनता पुटाना यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी तो इस सोनीपत में 4 चांद लगाने का काम किया। आज जो मारुति की देन है वो भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की है।
बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक जी की बात का मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। कोई भी सरकार होती है, उसका दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाएं। कांग्रेस ने उस समय पे किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदकर, वहां पे जमीन खरीदकर लोगों के लिए अन्याय करने का काम किया, और वो लोग 10 साल वहां पर धरना प्रदर्शन करते रहे। उस समय पे तो कांग्रेस का विधायक वहां पे खरखोदा की कुर्सी पे सत्तासीन था। एक बार भी उसने उन किसानों की सुध लेने का काम नहीं किया, और केवल कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने केवल जमीन एक्वायर की थी, लेकिन उस जमीन को एक्वायर करके छोड़ दिया गया, और वहां पे दिन में भी लोग जाने से कतराते थे, डरते थे। उसको आईएमटी का एक विकसित डेवलप करने का काम किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। अब मैं कांग्रेस को लेकर बात करूंगा। जिस तरीके से 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, लीडर ऑपोजिशन नहीं चुन पाई, लगातार सवाल उठते हैं कि बिना जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन के सेशन जो है वो चला, बजट सेशन भी आने वाला है, तो गुटबाजी भी जो है वो लगातार जो है वो मंचों पर देखने को मिलती है। आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो किस तरीके से संगठन बनाएंगे, क्योंकि आगे निकाय चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो किस तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता ये भी कह चुके हैं कि संगठन ना होना हार का कारण ये भी हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी की सत्ता ने इस सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री जवानी थी, उसको भी अगर कोई लेके जाने का काम इस हरियाणा प्रदेश और सोनीपत से किया तो वो बीजेपी है। रही संगठन की बात, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। अगर फूट कहीं देखनी है तो आप अनिल विज से जाके पूछे। यहाँ जो सत्ता जो 100 दिन की बात करती है बीजेपी, तो अनिल विज जी ने इस बात का उदाहरण क्लियर कर दिया कि 100 दिन में बीजेपी ने क्या किया। रही आपने नेता प्रतिपक्ष की बात की, नेता प्रतिपक्ष बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा, और संगठन भी आपको जल्दी से कांग्रेस में देखने को मिलेगा। और नेता प्रतिपक्ष आप सब ने पता है, पहले भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे और आने वाले भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो आप बड़ी बात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इस बात में कोई शक नहीं। और नेता कोई भी है, जो कोई नेता बनाता है तो लोग बनाते हैं, इस हरियाणा प्रदेश की जनता बनाती है। मतलब आज आप इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच से ऐलान कर रहे हैं कि अगले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहने वाले? बिल्कुल, ये मेरी सोच है कि आने वाले नेता भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। बाकी विधायकों की यही सोच है या आपकी सोच है? ये बहुत सारे सभी विधायकों की सोच है, बाकी पार्टी हाईकमान फैसला पर क्या ये हाईकमान की भी सोच है? विधायकों की सोच है। एक लाइन में आपने एक पास कर अपना दे दिया था जब मीटिंग हुई थी यहाँ पर कि हाईकमान पर हम फैसला छोड़ते हैं, लेकिन क्या विधायकों की सोच और हाईकमान की सोच मेल खाती है? नहीं, बिल्कुल मेल खाती है। सब फैसला जल्दी होगा और हाईकमान जल्दी फैसला करके नेता विपक्ष देने का काम करेगा। बजट सेशन से पहले ऐलान हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल हो जाएगा। और लेकिन ये इंदुराज जी, चलिए ठीक है, लिस्टों की बात, संगठन की बात हो रही थी, आप कह रहे हैं कि संगठन भी बन जाएगा। कुमारी शैलजा थी, अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, उदय भान जी भी लंबे समय से हैं, प्रभारी कई बदल गए, लिस्टें कई आई, लिस्ट पर रोक लग गई। तो ये चक्कर क्या है कि जब भी कोई लिस्ट निकलती है, हरियाणा से निकलती है, जब ऊपर तक पहुंचती है तो उस पर वो बैकफुट पर आ जाती है, रोक लगाकर उसे बाउंस बैक कर दिया जाता है। चक्कर क्या है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि संगठन हमारा बहुत लेट है, देरी से संगठन, अब तक संगठन नहीं बना। संगठन का भी बड़ा कारण है, और आप सबको बताना चाहूंगा कि संगठन में अड़चने आई तभी तो संगठन का विस्तार नहीं हो सका, लेकिन अब ऐसी जो रुकावटें थी वो सब दूर हो चुकी है। जल्द ही संगठन आपको देखने को हरियाणा प्रदेश में मिलेगा। पवन जी, आपसे सवाल ले रहा हूं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है वो ईवीएम पर आरोप लगाती है, चाहे वो हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन हो, इससे पहले और भी जो इलेक्शन हुए हैं, तो ईवीएम पर आरोप लगते हैं कि छेड़खानी की गई है। आज कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाह रहा है। वो उनका ये कहना है कि जो नगर निगम के चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाए जाए, ना कि ईवीएम मशीन से कराए जाए। तो हर बार ईवीएम पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना। अब चुनाव तो उत्तराखंड में भी हुए थे, बैलेट पेपर भी हुए थे कि नहीं हुए थे? तो वहां कांग्रेस कहां थी? तो 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था, और वो अंतिम निर्णय ईवीएम से करवाना है या बैलेट पेपर से करवाना है, वो चुनाव कमीशन का काम है, अंतिम मोहर उस पर लगानी है।
पवन जी, पहली बार विधानसभा में जनता ने चुनकर आपको भेजा है, एक सेशन भी आप अटेंड कर चुके हैं, तो अपने जो अनुभवी विधायक हैं, जो दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके साथ जो बैठते हैं विधानसभा में, सदन में, पहले सेशन में क्या कुछ आपने उनसे सीखा? क्योंकि विपक्ष के साथ समक्ष मजबूती से किस तरह अपनी बात करनी है, कोई मुद्दा उठता है उसका किस तरीके से पुरजोर विरोध करना है, तो क्या आपको लगता है पहला सेशन कितना सीखने वाला था? क्या कुछ सीखा आपने? देखिए, आदमी उम्र भर सीखता है और सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। मैं बेशक पहली बार चुन के आया हूं, लेकिन मेरा ये विधानसभा का तीसरा चुनाव था। पिछला चुनाव भी मैं 1233 वोटों से, शायद पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से चुनाव उस समय पे भी हारा था। और जहां तक विधानसभा की बात है, तो हमारे सभी हम इकट्ठे बैठ के बातचीत भी करते हैं और सबके मन में एक अच्छी बात होती है कि सब एक माहौल से निकल के आते हैं कि कोई किसी परिवेश से, कोई किसी क्षेत्र से, लेकिन जब हम सभी इकट्ठे बैठते हैं तो सबके मन में ये होता है कि हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो कांग्रेस का गढ़ रहा है जहां से आप जीत के आए हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस जीतती रही है। इस बार पहली बार जो है वो वहां कमल जो है वो खिला है और आप विधायक चुन के आए हैं, आप वहां की जनता ने आपको मैंडेट दिया है। तो किस तरीके से जो है उनकी जो आपने कमिटमेंट की थी, वादे किए थे, किस तरीके से पूरे करने वाले, और क्या प्राथमिकताएं जो है वो आपकी अपने क्षेत्रवासियों के लिए रहने वाली है? पवन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो गढ़ होते हैं लोगों के। जनता जब चाहे गढ़ बना सकती है और जब चाहे गढ़ तोड़ सकती है। और हमारा खरखोदे हल्के की जहां तक बात है, तो जो भी व्यक्ति है कि भाई कोई भी मेहनत करता है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी फील्ड में मेहनत करता है, तो इसलिए करता है कि भाई उसकी मजदूरी, उसका मेहनताना उसको मिले। तो पवन खरखोदा ने तो जो विधायक के रूप में जो मेरा वेतन है, मैंने पूरे 5 साल का मेरे क्षेत्र में दान करने का काम किया है। 2 साल का जो मेरा वेतन है, जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकलांग लोग हैं, विकलांग साथी हैं जो चल फिर नहीं सकते, उन सब के लिए मैंने ट्राईसाइकिल अपने वेतन से देने का काम किया। और जो बाकी के 3 साल का जो मेरा वेतन होगा, हमारे वहां पे जितने भी मंदिर हैं, जो गौशालाएं हैं, जिनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जो प्राचीन महाभारत कालीन जो मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार करने का दायित्व पवन खरखोदा ने उठाया है। और जहां तक खरखोदा के विकास कार्य की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सोनीपत में 5-7 किलोमीटर के एरिया में, चाहे केएमपी की बात करें, चाहे हम केजीपी की बात करें, चाहे जम्मू कटरा हाईवेज की बात करें, चाहे मारुति के प्लांट की बात करें, चाहे और एजुकेशन की बात करें, तो किसी भी कार्य में कोई कमी कोताही नहीं बरती गई है। देखिए, आप दोनों ही विधायकों से मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी। मैं भी पूछ रही थी पवन जी से कि आपने क्या सीखा पहले सेशन से। शायद जिस तरह से हमने देखा है, चाहे जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके बीच में जिस तरह से शेरो शायरी होती थी, तो दोनों ही विधायकों ने शेरो शायरी करना तो सीख ही लिया है विधानसभा। नहीं, शुरू विधायक जी ने की था, तो फिर हमने जवाब तो देना पड़ता है। देखिए, जो मैंने तो शेर शायरी की बात नहीं, मैं तो जो हरियाणा की एक कहावत है, नाचना आंगन टेढ़ा, वो मैंने कहा यार, वो सच्चाई भी है। और रही विकास की बात, जैसे हमारे विधायक जी ने सड़कों का जिक्र कर दिया, बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन सड़कों के आपने हालात देखे, आपने भी चुनाव आता था, आप सब पत्रकार साथी भी, आप पूरे हरियाणा में गए, लेकिन आपने रोड में गड्ढे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन गड्ढों में सड़क आपने पहली बार अगर कहीं देखी तो हरियाणा प्रदेश में देखी होंगी। सर, अगर मैं इंदिरा जी, एक मिनट जी, वो गीता मैं बुक्कल जी ने फोटो में भी दिखाई थी। कल विधायक जी की विधानसभा क्षेत्र से आ रहा था। आपके जो पूर्व में विधायक थे जयवीर जी, उनका कथुरा गांव है, और मेरे ख्याल से आप दूसरी बार वहां से विधायक है। वहां पे 100 मीटर का एक ऐसा टुकड़ा है कि जिसको आप 1 मिनट में चुटकी बजाते करवा सकते हो। अब पता नहीं आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति में खोट है, या आपकी पार्टी आपको इजाजत नहीं दे रही इस बात की। इसका जवाब तो आप ही दे सकते। अभी दिया। ये खोट भी सरकार का है, बीजेपी सरकार का, नीयत और नीति दोनों खोट है। हंसने की बात नहीं। 25 करोड़ का जिक्र करा इन्होंने हर विधायक को सड़क की देने की। मैंने उस सड़क का जो जिक्र किया पवन खरखोदा जी ने, 1.5 साल हो गए, 10 करोड़ रुपए, 25 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए गोवाना से कथुरा ब्लॉक तक मैंने देने का काम किया। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। 2 ठेकेदार एक टेंडर पाए और वो दोनों कोर्ट में खड़े कर दिए। इनका काम करवाने की नीयत नहीं है, आप एक कागजों में पैसे देने का काम करती है बीजेपी।
आप कह रहे हैं कि काम करवाने की नीयत नीयत नहीं नहीं है। है, लेकिन कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, चाहे वो गोकुल सेतिया की बात हो। कांग्रेस के विधायक है, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री सिरसा गए थे तो उन्होंने वहां मंच से तारीफ की थी। और उसके अलावा जब शैली चौधरी कांग्रेस के विधायक, उन्होंने मंच साझा किया था, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की थी। तो इसको किस तरीके से ये बात तो वो दोनों विधायक बताएंगे क्यों तारीफ की, लेकिन मैं अपने हल्के की भी बात करूं तो एक भी सड़क चाहे गोवाना से मैम की बात हो, चाहे गोवाना से जुलाना रोड बड़ौदा की बात हो, चाहे गोवाना से सफेदम रोड की बात हो, मैंने हर विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाई पहले 4 साल, और अब भी पहले सत्र में भी मैंने सड़कों की आवाज उठाई और कहा, लेकिन सरकार ने ना जवाब दिया और ना उन पे काम कराने की नीयत करी गई। और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर सैनी साहब भी वहां गए मेरे हल्के में, उसी रोड से गए कथूरा रोड से, तो उन्होंने भी, मैंने विधानसभा में कहा आप उस रोड से आए, आपने देखना चाहिए था उस रोड में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात के बारे में नहीं सोचा। जी ठीक है, बजट आने वाला है पवन जी, इंदुराज जी, बजट से युवाओं के लिए, पहले मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले कांग्रेस से विपक्ष से जान लेते हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको युवाओं के लिए? आप क्या चाहते हैं कि युवाओं के सरोकार से जुड़ी चीजें इस बजट में होनी चाहिए? देखिए, युवाओं को बजट में हर तरह से राहत मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो आज बेरोजगारी की है। युवा को रोजगार देने के लिए बजट में विशेष बातें रखी जाएं, उसमें युवाओं के लिए अलग बजट भी रखा जाए ताकि वो अपने खुद का काम, अपना प्राइवेट, अपना तस्करी का काम, कोई छोटा उद्योग लगाने का काम भी उसमें जरूर बजट में आना चाहिए, ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी से निकलकर रोजगार की तरफ कदम बढ़ाने का। अच्छा, सरकार ये कहती है कि वो विपक्ष के विधायकों से भी सुझाव मांगती है, क्या आपसे कोई सुझाव मांगे गए और आपने कोई सुझाव दिए? देखिए, अभी तो कोई सुझाव मांगा नहीं है, पहले भी अगर कोई सुझाव मैंने दिया था पीछे जब मैं विधायक था पिछली विधानसभा में, तो मैंने तकरीबन हर बजट सत्र पर अपना बात रखने की बात रखी, लेकिन एक भी बात कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिली। बजट सत्र में जब भी हमने ये तो जरूर कहा जाता है कि विपक्ष के विधायक भी रखें, हरियाणा प्रदेश के लोग भी रखें, युवा भी रखें, लेकिन ये सब एक कहावत है। लगातार मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, अलग अलग तमाम वर्गों से मिल रहे हैं, किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने आम लोगों से भी सुझाव मांगे ऑनलाइन। कोई भी व्यक्ति जो है वो हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर सुझाव जो है वो दे सकता है, उसके बाद उसको बजट में रखा जाएगा। तो तमाम वर्गों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ओपोजिशन से भी सवाल मांगे जाएंगे। देखिए, आप भी दोनों युवा हैं और आपने पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ चंडीगढ़ में, आपने ये शुरुआत हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज तक तो कभी भी किसी युवा की, किसान की, मजदूर की बात उस बजट सत्र में ये नहीं कहा गया कि वे फलाने युवा ने या किसी किसान ने या किसी मजदूर ने ये बात रखी थी, आज हम ये बात पूरी करने जा रही। आज तक तो कभी देखा नहीं। पवन जी, एक लास्ट कोट में आपसे चाहूंगी, बजट पर ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि क्या युवा सोच पर आधारित होगा ये बजट? युवाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ इसमें सम्मिलित होगा? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, चाहे अपोजिशन के नेता हैं, चाहे उनके विधायक हैं जी, और चाहे हमारी जनता है, और जनता जनार्दन होती है, इनका निर्णय अंतिम होता है, और उस निर्णय पे बार बार लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है, और विपक्ष का काम केवल आलोचनाएं करना होता है, और उन आलोचनाओं से कुछ होने जाना वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनकी बातों को, और जी, केवल इनके पास पूरे 5 साल सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो है ईवीएम, और ईवीएम से ये बाहर निकल नहीं सकते। और जहां तक बात युवाओं की है, तो युवाओं के साथ न्याय करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आगे भी न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही युवा विधायक देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बहुत शुक्रिया हरियाणा के सबसे बड़े मंच पर पहुंचने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और युवाओं के सरोकारों से जुड़ी अपनी बात को रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम हमारे साथ जुड़े नेताओं का, और साथ ही साथ धन्यवाद साक्षी और साहिल। ये मंच हर उस प्रतिनिधि को मौका देता है जो कि सत्ता में और विपक्ष के तौर पर जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ऐसे में लगातार सार्थक चर्चा और भी मुद्दों पर होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले सेशन में हम जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। Presented by The Sky Heights, luxury residential apartments. Rise above the sky heights, the pride of Panchkula. Powered by